चलो हेडिंग डालो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट लिखो कैपिटल। लिखो मनी, गुड्स और असेट इंट्रोड्यूस्ड मनी, गुड्स, असेट और असेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। मतलब ओनर बिजनेस में चाहे गुड्स स्टार्ट करने के लिए गुड्स लेके आए, कैश लेके आए या कोई असेट लेके आए, हम सब चीजों को क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है। परचेज, ए परचेज गुड्स ऑफ 100 यूनिट्स फॉर हाउस होल्ड यूज। परचेज है ये। परचेज है। पर्सनल पर्पस के लिए अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड्स में नहीं लेते हैं, है ना। कल जो एंटिटी कंसेप्ट बताया था उसमें क्या बताया था मैं, कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं। जो चीजें बिजनेस के पर्पस से है वही चीजें का रिकॉर्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। लिखो गुड्स परचेज फॉर गुड्स परचेज फॉर रीसेल फॉर बिजनेस। ठीक है। तो रीसेल के लिए अगर हम गुड्स परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। वेजेस किसको बोलते हैं? हाँ, मनी गिवन टू वर्कर्स फॉर देयर वर्क। सेम है। क्यों अलग अलग है? अभी तो बोले ना कि
अपने वर्कर को जो हम पे करते हैं वो वेजेस है, तो सैलरी किसको देते हैं? जो प्रोफेशनल वर्क के लिए पे करेंगे वो सैलरी है, वो वेजेस है, तो सैलरी क्या है? तो बिजनेस में क्यों लिखते हो? बिजनेस में आप क्या बनाते हो? और बिल्डिंग नहीं बना रहे तो वेजेस नहीं आएगा। मतलब मेरे बिजनेस में अगर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है तो वहां वेजेस नहीं आएगा। अच्छा, सैलरी क्या होता है? है? और वेजेस किसको देते हैं? जो एम्प्लॉयज को देते हैं वो वेजेस, सैलरी। अच्छा काम नहीं करेगा तो वेजेस नहीं मिलेगा। हाँ, वेजेस कौन से पर्टिकुलर काम के लिए देते हैं? और तो उसमें परचेज सेल कैसे आएगा? परचेज सेल कैसे आएगा? जैसे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो उसमें वेजेस पे करोगे, तो बिजनेस में परचेज भी तो लिखते हैं क्या? तो उसमें परचेज क्या लिखोगे? और सेल? सेल नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पर्टिकुलर कौन सा काम? जो मशीन्स वगैरह ठीक कराते हैं उसके लिए सैलरी नहीं देंगे, वेजेस देंगे। उसके लिए वेजेस भी नहीं देंगे, उसके लिए फीस देंगे। हाँ, रिपेयरिंग जो मैकेनिक आता है वो फीस चार्ज करता है। मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही वेजेस होता है? नहीं होता? तुमको तो पता होना चाहिए, इतनी बड़ी मिठाई फैक्ट्री है। वो वर्कर्स या एम्प्लॉयज जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं और जिनको हम परफॉर्मेंस बेसिस पे देते हैं वो होता है वेजेस। ठीक है? जैसे फैक्ट्री में क्या बोलता है, प्रोडक्शन होता है, तो जितनी यूनिट्स बनाएंगे उतना पेमेंट मिलेगा। तो उनकी परफॉर्मेंस है, जो जितनी यूनिट बनाएगा उतनी पेमेंट मिलेगी, वो वेजेस होता है। जितने आवर्स काम करेंगे उतना पेमेंट मिलेगा, वो होता है वेजेस। सैलरी टाइम बेसिस पे पे होती है, डेली जो पे होता है वो सैलरी होती है। हाँ, रोजी जिसको बोलते हैं, डेली मंथली वीकली क्वार्टरली जो पे होता है उसको सैलरी बोला जाता है। आया है आपके पास कंस्ट्रक्शन में वर्कर, दिन भर में 2 घंटे काम किया, 4 घंटे सोया था वो, तो भी उतना ही दोगे ना उसको रोजी? और उसकी परफॉर्मेंस पे दे रहे हो क्या आप कि 2 घंटे की पेमेंट मिलेगी, तू 2 घंटा काम किया? इसलिए वो वेजेस नहीं है।
जो परफॉर्मेंस बेसिस पे पे होता है, तो एम्प्लॉय जितना परफॉर्म करेगा उसको हम बोलते हैं वेजेस। ठीक है, इसमें टाइम के बेसिस पे पेमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ, पीस रेट सिस्टम लिखो। अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉइज, बात कर लो पहले फिर व्हाट। अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेजेस। कैरियज इनवर्ड, देखो अमाउंट पेड टू परचेज गुड्स और फॉर ब्रिंगिंग गुड्स टू और फॉर ब्रिंगिंग गुड्स टू शॉप और गोडाउन। ठीक है, ऐसी कोई भी अमाउंट जो हम पे करते हैं अपने गुड्स को शॉप या गोडाउन तक लाने के लिए या परचेज करने के लिए जो हमको एक्सपेंसेस लगे, जैसे रेलवे फ्रेट होता है। ठीक है, गुड्स गैरेज चार्जेस होते हैं, ठेला चार्जेस होते हैं, रिक्शा चार्जेस होते हैं, ये सब क्या है, कैरियज इनवर्ड्स। ठीक, नेक्स्ट लिखो सैलरी। अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मंथली पे करते हैं हम सैलरी, यहाँ पे परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेली आ रहा है, चाहे वो 1 घंटा काम करे वो 6 घंटा काम करे, उसको सैलरी उतनी की उतनी ही मिलेगी। ठीक, 6 डेप्रिसिएशन, किसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, क्यों वैल्यू डिक्रीज होती है असेट की, हाँ क्यों होती है, यूज होता है। अच्छा, मैं एक नई कार लेके आया, ठीक है, शोरूम में खरीद के शोरूम पे रख दिया हूं। ठीक, और 1 महीने के बाद उसको बेचना चाहता हूं, और मैंने खरीदी थी कार 5 लाख रुपए में, अब कितने में बिकेगी, क्यों 4.5 लाख में, क्यों क्यों नहीं बिकती, यूज तो हुआ नहीं। अच्छा, मॉडल चेंज नहीं हुआ है पासेज ऑफ टाइम के कारण, मतलब सिर्फ यूज एक अकेला कारण नहीं होता, डेप्रिसिएशन का इकलौता कॉज नहीं है। लिखो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट
ड्यू टू decrease in value of asset due to use, comma, passage of time, comma, outdated technology, comma, fall in market price, etc. ठीक है, किसी भी रीजन से अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक, बैड डेट्स, 50,000 ए से लेना है, बी से 48,000 लेना है, सी से 32,000 लेना है। ठीक है, ए ने 3,000 नहीं दिया और उससे रिकवरी पॉसिबल नहीं है आप। ठीक, बी ने 48,000 पूरे दे दिए, सी 30,000 दिया है, 2,000 बैलेंस है और वो घुमा रहा है। आपका बैड डेट्स कितना है, कितना, 3,000, 2,000, 2,000 बोले, 2,000 और 3,000 और 2,000, 5,000, 5,000, हाँ, 3,000। अपने बिजनेस में बैठे रहोगे तो ऐसे ही करोगे। बैड डेट किसको बोलते हैं? हाँ, तो कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे, वही तो पूछ रहा हूँ। तो कितने का लॉस हुआ फाइनली? तो टोटल 5 का लॉस हुआ ना। भयंकर सोचते हो तुम। 3,000, तुम्हारा 3,000 लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ? 5,000। बैड डेट्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो एक्चुअल में आपको नहीं मिली है। ये 3,000 नहीं मिला, डूब गया। ये पूरा मिल गया, इसमें 30 मिला है, 2,000 के लिए घुमा रहा है। अभी तय हुआ है क्या कि ये नहीं मिलेगा? नहीं हुआ ना। बैड डेट्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक एक्चुअल में बैड नहीं हो जाते। वो डेट्स जब जब एक्चुअल में बैड हो जाते तब उसको हम बैड डेट्स में रिकॉर्ड करते हैं।
एक्सपेक्टेड जो बैड डेट्स होते हैं कि हो सकते हैं इतने बैड डेट्स होंगे, जैसे मेरे को लग रहा है घुमा रहा नहीं देने वाला, तो जब वो फाइनली बोलेगा ना कि नहीं दूंगा मैं, तब उसको बैड डेट मानूंगा। ठीक है, अभी उसको बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करूंगा। समझ में आया? तो कितना हुआ? लिखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं ना हम लोग, ये बैलेंस दिखते रहेगा सी के अकाउंट में कि इससे लेना है, और प्रोविजन जो बनाएंगे ना हम, वो इसी ऐसी चीजों के लिए बनाते हैं जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि इतना पैसा मेरा डूब सकता है, उसी के लिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं। लिखो, अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड, amount which could not be recovered from debtors are bad debts. Provision for bad debts. लिखो, reserve created from profit, reserve created from profit or against profit for expected bad debts which can be arised in future, which can be arise in future. Provision for discount on debtors. प्रोविजन हो या रिजर्व, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। हम प्रॉफिट के अगेंस्ट रिजर्व क्रिएट करते हैं, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा हम अलग कर देते हैं। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिस्काउंट जो हम अपने डेटर्स को देंगे फ्यूचर में। जैसे लिस्ट देख के पता पड़ा कि 2000 इससे नहीं मिलने वाला है, हम डेटर्स को टाइम पीरियड देते हैं पेमेंट के लिए, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ। ठीक है, ऐसा टाइम मिलता है हमको। लिस्ट देख के पता पड़ता है कि एक एक दो डेटर्स ऐसे हैं जो हमेशा टाइम से पहले पेमेंट करते हैं, तो पहले पेमेंट करने के लिए उनको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे डेटर्स हमको जल्दी पेमेंट करे, एंकरेज करने के लिए कि कैश की पेमेंट जल्दी मिले। ठीक है, तो डिस्काउंट, दो तीन डेटर ऐसे हैं जो मेरे को क्या करते हैं, हमेशा टाइम से पहले पेमेंट करते हैं, तो मेरे को उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसके लिए मैं रिजर्व जो बनाऊंगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। लिखो, रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट क्या लिखे? रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर डिस्काउंट which
which is to be given to debtors in future. ठीक है, तो वो रिजर्व जो हम डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए क्रिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट लिखो, ट्रेड डिस्काउंट. शॉप के बाहर देखते हो ना 30% फ्लैट, 20% फ्लैट, ये क्या है? कौन सा है? क्यों है? ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए इसलिए ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड का मतलब ही तो वही होता है ना, परचेज एंड सेल्स. कैश डिस्काउंट क्यों नहीं है? कैश डिस्काउंट है, क्यों है? हैं? क्यों कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट? क्यों ट्रेड डिस्काउंट है तो? तो कस्टमर आके तुरंत पेमेंट ही तो करेगा ना. तो ट्रेड डिस्काउंट भी जरूरी थोड़ा ना हर बार हर जगह रहे. सही है, ट्रेड डिस्काउंट है. क्यों ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं? वो डिस्काउंट जो हर किसी के लिए अवेलेबल हो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं. मतलब पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर के लिए नहीं होता वो. ठीक है, देखो, डिस्काउंट गिवन टू एवरी कस्टमर टू इंक्रीज द ट्रेड is known as trade discount. नेक्स्ट लाइन में लिखो, such discount is not recorded in books of accounts. ठीक है, सच डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हम इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं, डायरेक्टली अमाउंट का माइनस करके लिख देते हैं सिर्फ. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कैश डिस्काउंट. लिखो, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट्स. फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट. ठीक है, जल्दी पेमेंट करने के लिए हम जो कस्टमर को पे करते हैं या अलाउ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट.
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखो, it is expected amount of discount which creditors will allow to business in future। जैसे हम अपने डेटर्स का एक्सपेक्टेड डिस्काउंट का रिजर्व क्रिएट करते हैं कि इतना डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, तो वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम जल्दी पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिटर्स को तो हमको कौन कौन से क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोविजन होता है वो होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, ड्राइंग्स। अमाउंट और गुड्स withdrawn by businessmen for its personal use। ठीक है, चाहे आप कैश विड्रॉ करो या गुड्स विड्रॉ करो, बिजनेसमैन अगर गुड्स विड्रॉ करे या कैश विड्रॉ करे, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट। किसको बोलते हैं? बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट। सुने हो कि नहीं सुने हो? सुनते सब है सर, पता कुछ नहीं रहता। जितना बैंक में डिपॉजिट है उससे ज्यादा विड्रॉ करना। मतलब मेरे बैंक में अगर 5 लाख जमा है और मैं 550 विड्रॉ कर रहा हूँ, तो ओवरड्राफ्ट कितना है? 50 की 550। 50,000 है कि 5,50,000 है? पक्का है? 50,000 हमारा क्या है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है करंट अकाउंट में। मतलब हर अकाउंट में ये अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में अवेलेबल होता है। पता है करंट अकाउंट होता है बैंक में? नहीं पता है? कितने अकाउंट्स होते हैं बैंक में? बैंक होती है, पता है ना? गए हो कि नहीं कभी? कोई नहीं गया? कौन कौन गया? अब बताओ कितने अकाउंट होते हैं? तुम लोगों का बैंक अकाउंट है? कौन सा बैंक अकाउंट है? सेविंग है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और
बस 3 होते हैं। 4 5 बताओ ना, चौथा और पांचवा कौन सा है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोलते हैं जिसको हम। करंट अकाउंट इकलौता ऐसा अकाउंट है जो बिजनेस के लिए है। मतलब जैसे बिजनेसमैन या बिजनेस का अकाउंट खोलना है ना, तो करंट अकाउंट पे ही ओपन होता है, सेविंग अकाउंट पे ओपन नहीं होता। और उसी पे मिलता है उनको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, बट कितना ओवरड्राफ्ट मिलेगा? अब जैसे 5 लाख मेरे अकाउंट में जमा है, तो उससे ऊपर जितना विड्रॉ करूंगा, कितना, जितना चाहो उतना कर सकते हो। एक लिमिट बनती है 1 साल के लिए, एवरी ईयर ये रिन्यू होती है। और लिमिट डिसाइड होती है बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है और आपका जो टर्नओवर है, स्टॉक वगैरह है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, एक लिमिट बनाई जाती है। और इस पे इंटरेस्ट भी नॉमिनल होता है। क्रेडिट कार्ड सुने हो? है? और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड, तीनों में से दो कौन से सेम है? डेबिट और एटीएम सेम है? नहीं है। कैसे सेम है बताओ? एटीएम कार्ड में लिखा रहता है डेबिट कम एटीएम कार्ड, है ना, पर वो सेम नहीं है। डेबिट कम एटीएम कार्ड का मतलब है डेबिट विथ एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन में ही यूज कर सकते हो, शॉपिंग करने जाओगे तो उसको स्वैप नहीं कर सकते। और डेबिट कार्ड को हम शॉपिंग के समय जाते हैं तो स्वैप कर सकते हैं, उसकी पेमेंट उससे कर सकते हैं। और जो हमको कार्ड मिलता है वो उसमें दोनों फैसिलिटी होती है, इसलिए उसको हम एटीएम में भी यूज करते हैं और उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड कब मिलता है? जब अकाउंट ओपन करवाओगे, जितना पैसा आपका जमा है उसी को विड्रॉ करोगे, तो डेबिट कार्ड। जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है ना हमको, वैसे ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। हमारा अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, बैंक से हम लोन लेते हैं सिक्योरिटी देके, जनरली गोल्ड वगैरह जमा करवाते हैं वो लोग, और उसके अगेंस्ट में सीसी लिमिट बनती है, क्रेडिट कार्ड लिमिट या कैश क्रेडिट बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें भी लिमिट होती है, जितना आप जमा करोगे उसका 80, सिक्योरिटी जितनी जमा करोगे उसका 80-75% आपको अमाउंट विड्रॉ करने के लिए मिलेगा। तो ये सब ही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हम एक्स्ट्रा बैंक से ले रहे हैं यूज करने के लिए। ठीक है, इस पे चार्ज होगा इंटरेस्ट। देखो, अमाउंट withdrawn in excess of, amount withdrawn in excess of amount deposited in बैंक। ठीक है, बैंक में जितनी मनी डिपॉजिट है उससे जितना एक्स्ट्रा विड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा पोर्शन क्या होगा हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, कल हम लोग टेंजिबल इनटेंजिबल असेट्स डिस्कस कर रहे थे ना। इनटेंजिबल असेट्स में आपने गुडविल बताया था, और कोई इनटेंजिबल असेट होता है? चलो बताओ, मीनिंग खोजेंगे हम लोग। क्या होता है? और ये कहीं देखे हो? कहीं देखे होगे लिखा हुआ? याद करो। देखो, देखो बुक्स में लिखा है कि नहीं लिखा है? कैसे नहीं होगा?
देखो, पब्लिशर ऑथर का रिलेशन होता है। ऑथर क्या करता है, बुक्स लिखता है और पब्लिशर उसको पब्लिश करता है। किसके परमिशन से? ऑथर के परमिशन से। मतलब वो उसकी लिखी हुई बुक को रेंट पे ले रहा है पब्लिश करने के लिए। जनरली देखना, जिसमें कॉपीराइट होता है उसके में सी और ऐसे गोले में छोटा सा सी बना रहता है। किसके ऊपर बना है? हाँ? साक्षी खजाना मिल गया। है ना? ये सी बना हुआ है, मतलब ये कॉपीराइट होता है। ठीक है, मतलब ये ऑथर का कॉपीराइट है, उससे बिना पूछे उसको कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता। इस पब्लिशर ने परमिशन ली है, तब उस ऑथर की बुक्स को क्या कर रहा है, वो पब्लिश कर रहा है। तो कॉपीराइट का मतलब मेरा हैंड रिटन, या जैसे वो मूवीज वगैरह बनती है, ठीक है, टेलीविजन शोज वगैरह बनते हैं, टीवी सीरियल्स बनते हैं ना, या ड्रामा बनता है, या कोई सॉन्ग गाता है, तो ये सब ऐसी एक्टिविटी है जो पर्सन खुद कर रहा है, खुद परफॉर्म कर रहा है, अपने स्किल का यूज कर रहा है, तो उस पे वो क्या कराता है, कॉपीराइट करवा देता है। मतलब उसकी परमिशन के बिना वो चीज, दूसरी कॉपी उसकी नहीं बन सकती, इसलिए उसको बोलते हैं कॉपीराइट। समझ में आया? एक होता है पेटेंट, इसमें आर देखने को मिलेगा, या सीधा सीधा नाम लिखा हुआ रहता है, पेटेंट ही लिखा हुआ रहता है। ये क्या होता है, ये कुछ टेक्निकल चीजों पे होता है। जैसे किसी टेक्नोलॉजी को मैंने बनाया है, ठीक, या कोई फॉर्मूला बनाया है मैंने किसी चीज को बनाने के लिए, तो उस फॉर्मूले को मैं अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लूंगा, तो उसको बोलते हैं पेटेंट। मतलब उस पे मेरा ही हक है। अगर उस फॉर्मूले को यूज करना है या उस टेक्नोलॉजी को फिर से बनाना है, तो मेरी परमिशन के बिना या ओनर ऑफ पेटेंट की परमिशन के बिना उसको नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे इंडिया में एक ने कार को पानी से चलने के लिए बनाया है, और वो कार को पानी से चलाने के बाद उसने मोबाइल से ऑपरेट करने के लिए बनाया है। मतलब वो मोबाइल के नंबर्स को प्रेस करता है और वो बिना ड्राइवर के चलती है। ठीक है, तो वो क्या चीज है, उसने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है, वो अपने पास अपने नाम पे उसने क्या कर दिया है, रजिस्टर्ड। मतलब कोई भी कंपनी अगर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहती है, तो उससे परमिशन लेके, पेटेंट लेके फिर कर सकती है। ठीक है, समझ में है? तो उसको बोलते हैं हम पेटेंट। ये टेक्निकल चीजों में होता है। ट्रेडमार्क, ब्रांड होता है ना, ब्रांड किसको बोलते हैं, ब्रांड? अरे ब्रांड नहीं पता, और ब्रांड के पीछे भागते रहते हो। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए। मेरे अंडर में बनेंगे तो ब्रांड हो गया। कैसे? तो ब्रांड कैसे हुआ? ब्रांड क्या हुआ तो? ब्रांड, ब्रांड का मतलब होता है रिकॉग्निशन गिवन टू द प्रोडक्ट। नाम जो हम प्रोडक्ट को देते हैं उसको बोलते हैं ब्रांड। ठीक है, कुछ कंपनीज अपना, अब कंपनी का नाम ही ब्रांड नेम यूज करती है। ठीक है, जैसे एप्पल, सोनी, सैमसंग, ये लोग अलग से कुछ नाम नहीं रखते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं। अब जैसे मारुति कंपनी, स्विफ्ट, ठीक है, सीएस, ऐसे क्या किया उन्होंने, ब्रांड बनाया है, एक एक मॉडल का नाम बनाया है, तो वो क्या है, ब्रांड नेम। ठीक, जब उसी ब्रांड नेम को हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं ताकि कोई दूसरा यूज ना करे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ब्रांड नेम को हम क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क।
और जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम ट्रेडमार्क नहीं बोल सकते। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें अपना हम राइट यूज करते हैं, अपना हक यूज करते हैं, जिसको हम दूसरे को नहीं देना चाहते। ये मेरी प्रॉपर्टी है क्योंकि इस पे सिर्फ मेरा राइट है। प्रॉपर्टी इसी को ही बोलते हैं ना जिसपे हमारा राइट हो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल असेट्स। ठीक, कल से चैप्टर्स चालू करेंगे आप। टाटा।